नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पूरे देश में वर्ल्ड टाइगर डे पर बहुत सारे आयोजन होते हैं, तो विश्व बाघ दिवस पर मध्य प्रदेश कैसे अछूता रह सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश बाघों की दृष्टि से पूरे देश में अव्वल जो है, और इसे अव्वल बनाने में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो आईएफएस अफसर हैं उनकी भूमिका रहती है। ऐसे ही आज एक आईएफएस अफसर आलोक पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो भोपाल के सीएफ हैं और जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। विभिन्न क्षेत्रों में काम से सीधा मकसद है कि जो मैं ये लिस्ट लिए हूं, ये उनके अचीवमेंट की लिस्ट है, क्योंकि मौखिक वो अचीवमेंट्स याद नहीं होते थे। 1992 बैच के आईएफएस अफसर हैं। बी की है उन्होंने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की, एमई की है, पीएससी से सेलेक्ट हुए हैं 1993 बैच के या 1992 बैच के अधिकारी हैं। एसडीओ होशंगाबाद भी रहे हैं, राता पानी में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व में भी वो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जो है एक एक्सटेंशन लिया, उसको फरलो कहते हैं, और सीधे अंबानी ग्रुप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी प्राइवेट तौर पर, जनरल मैनेजर के तौर पर। इसके साथ अनिल अंबानी के साथ रहे, बीआरएस भी दे दिया, लेकिन वन विभाग चूंकि उनकी सेवाओं से इतना प्रभावित था कि वापस उन्हें लिया और उन्हें बीआरएस नहीं दिया। उनसे कहा गया कि आप अपनी सेवाएं देंगे। उसके बाद वो छिंदवाड़ा रहे, फिर भोपाल में करीब 2 साल से वो सेवाएं दे रहे हैं। अब इनकी ये पूरी लिस्ट है जो हमने आपको बताई। अब इसको रख देते हैं, अब सीधे मुखातिब करवाते हैं आपसे आलोक पाठक जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले सर जानेंगे कि जो आपकी ये सेवाएं रही हैं, ये ऐसा होता है कि आईएफएस अफसर जो बन के आते हैं, आपने देखिए कि इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग में जो डिग्रियां होती हैं पूरी की हैं, और उसके बाद आईएफएस, तो ऐसा नहीं लगता कि आप और भी कुछ कर सकते थे? तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ही क्यों? मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद उस समय सरकारी नौकरियों का बहुत क्रेज था और कुछ रहा, बैकग्राउंड भी, पिताजी भी मेरे जुडिशरी से रहे हैं, तो हमारा झुकाव सरकारी नौकरी की तरफ था। तो मैंने प्रयास किया और मुझे स्टेट सर्विस में एज असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट मुझे अपॉइंटमेंट मिला। और फिर मैंने अपनी नौकरी, जैसा आपने बताया, उस हिसाब से बढ़ाता रहा। और अभी भारतीय वन सेवा में मेरा इंडक्शन हुआ और मुझे 2009 बैच का आईएफएस बनाया गया जी। वर्तमान में मुझे कंजर्वेटर का प्रमोशन दिया गया है जी। सरकारी नौकरी करने का एक अलग चार्म होता है, सबको, हर किसी को उसका क्रेज भी है और है भी। सरकार की नौकरी एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। पता नहीं, बट मेरे साथ कुछ ऐसा भी रहा कि मुझे प्राइवेट कंपनीज में भी काम करने का एक मौका मिला। सरकार की एक योजना थी फरलो, उसके अंतर्गत मैं गया था और उसमें मैंने फिर ये अवसर को लिया। हालांकि बड़ा रिस्क का काम था, लोग नॉर्मली लेते नहीं हैं इसको। बिल्कुल। परंतु मैंने ये चैलेंज भी लिया और मैंने ये काम किया और बड़ी सफलतापूर्वक उसको अचीव किया। हालांकि मैं वापस नहीं आना चाहता था, परंतु विभाग ने मुझे वीआरएस नहीं अलाउ किया, इसीलिए आज फिर मैं ज्वाइन करा। पिछली सेवाएं आपकी ऐसी रही, कामकाज ऐसा रहा, तो विभाग कैसे छोड़ देता आपको? शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा। चलिए सर, विश्व बाघ दिवस पर बड़े आयोजन हुए, भोपाल में भी एक आयोजन हुआ। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है सर? पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को विश्व बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। पूरे विश्व में जहाँ भी टाइगर्स पाए जाते हैं, उन सभी देशों ने मिलकर ये निश्चित किया था कि एक दिन हम इस काम के को प्रतीक के रूप में एक सेलिब्रेट करना चाहते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड। इसीलिए इंटरनेशनल टाइगर डे का कॉन्सेप्ट आया और फिर उसमें सेलिब्रेशंस शुरू हुए। सेलिब्रेशन करने के पीछे एक ये था कि जो भी इस काम में लगे हुए हैं, उनकी सेवाओं को हम रिकॉग्नाइज करें, उन्हें सम्मानित करें, और क्यों ना जो अच्छे काम हुए हैं, इसलिए हम इसको डेवलप कराएं। मध्य प्रदेश में भी, खास करके भारत में, जब 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ, उसके बाद सन 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। उसके पहले, जैसा आप जानते हैं, कि लोगों के शिकार के शौक के कारण
ये प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे आ गई थी। जी बिल्कुल। और इसीलिए भारत सरकार ने प्रयास करके इसको रोकने के लिए एक नया कानून, कड़ा कानून बनाया और उसे लागू किया। साथ में फिर उसको डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर भी लगाया गया, जिसमें कि जो टाइगर बाहुल्य क्षेत्र थे, जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाए गए, उनमें उनको एक्स्ट्रा फंडिंग करना, उनमें ज़्यादा ध्यान देना, काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाए, जिससे कि जो भी जानवर उस इलाके में रहते हैं वो सारे जानवर अच्छे से वहाँ पनप सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो आगे सर एक बात और कि जैसे आपने कहा कि विश्व बाघ दिवस के अवसर पर आपने ये सब चीजें की, आयोजन करते हैं आप, तो इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ जो आपके अधीनस्थ है, कर्मचारी हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको सम्मानित करना है या पब्लिक को भी अवेयरनेस के लिए कुछ करना होता है? अभी जब से ये टाइगर्स की संख्या बढ़ना शुरू हुई है तो एक विशेष बात देखने में आ रही है कि जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, उन सब में एक सोर्स की तरह उनकी पॉपुलेशन एक्ट कर रही है। और जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ बड़े सुरक्षित हैं, महफूज हैं सभी जानवर, तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बड़े होके फिर स्पिल ओवर के रूप में बाहर आ रहे हैं। और जो हमारे क्षेत्रीय वन मंडल हैं, टेरिटोरियल डिवीजन्स हैं, उनमें वो अपना आशियाना बना रहे हैं, अपनी टेरिटरीज बनाए जा रहे हैं। और वहाँ उनको प्रचुर मात्रा में खाने को भी मिल रहा है, पीने के लिए पानी और रहवास की अच्छी व्यवस्था होने से अब वो अपनी नई टेरिटरी बना रहे हैं। बेसिकली कहें तो टाइगर अपनी टेरिटरीज को रिगेन कर रहे हैं। जो उनने खो दी थी अपनी टेरिटरी, वो अब फिर से उसको पुनर्स्थापित करने में इससे सर आम जनजीवन को खतरा नहीं हो सकता? आम जनजीवन को इसलिए खतरे की संभावनाएं कम है क्योंकि जनरली ये बड़ा एक शाय नेचर का प्राणी है, जो अपने आप को छुपाने में ज्यादा विश्वास रखता है। आप देखते हैं कई जगह, मतलब महसूस नहीं होगा आपको, पता चला 10 फीट पे ही बाघ बैठा हुआ है, और वो उतना प्रकृति ने उसे कैमोफ्लेजिंग जो है, उसको छुपने की जो एक बनावट दी है, वो इतनी तगड़ी है कि वो पत्तों के बीच में उसकी प्रेजेंस दिखती नहीं, जब तक कि आपको विशेष ध्यान ना दिया जाए तब तक। तो इस तरह वो अपने आप को बचाने में लगा रहता है। और जनरली ये नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं जो रात में ही सिर्फ घूमते हैं। अच्छा। और दिन में ये अपने कहाँ जंगलों में छुपे रहते हैं, आराम करते हैं। इसीलिए ये जो आसपास रहने वाली आबादी, उससे उनका टकराव। भोपाल के आसपास भी हमने देखा कई जगह जो है बाघ दिख जाते हैं चलते हुए लोगों को, तो इससे ऐसा नहीं रहता कि वो यदि अटैकिंग मोड में हो तब सर फिर तो जान का खतरा भी हो सकता है? कुदरत का एक कानून है जो आपने भी देखा होगा कि जानवर जब तक उसकी जान को खतरा ना हो तब तक वो किसी पर प्रहार या अटैक नहीं करता। ऐसा बाघ के साथ है? बाघ का ये नेचर है और ये सदैव सदियों से है, आज से नहीं। रहा सवाल जब उसको भूख लगती है तभी वो अटैक करके अपना भोजन बनाता है और प्राप्त करता है। जब वो पेट भरा होता है तो वो किसी जानवर की तरफ देखता भी नहीं और ना उन्हें छेड़ने का प्रयास करता है। वो अपनी गतिविधियों में, अपने काम में बिजी रहता है। टेरिटरी मार्किंग करेगा, टेरिटरी प्रोटेक्शन में लगा रहेगा, इन सब कामों में वो लगा रहेगा। मध्य प्रदेश में सर कितने बाघ हैं और कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़े? हमारे यहाँ 2022 की गणना के अनुसार 785 बाघ के साथ हम पूरे देश में नंबर 1 हैं और इसीलिए हमें टाइगर स्टेट का दर्जा भी प्राप्त है। साथ ही भोपाल की नगर निगम सीमा में ही टाइगर्स का बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। आपने भी देखा होगा 25 टाइगर जो हमारे आसपास हैं, जिसमें मेल, फीमेल और बच्चे हैं, वो यदा कदा देखने में भी लोगों को आ जाते हैं। तो इसीलिए ये टाइगर स्टेट की टाइगर कैपिटल के रूप में भी भोपाल एक बहुत अच्छे से जाना जाने लगा है। यहाँ भी हमारे यहाँ जो अगर आप देखें तो 7 टाइगर रिजर्व अब हो चुके हैं, 11 नेशनल पार्क हैं और 24 सेंचुरीज हैं। इन सब में बहुत अच्छा प्रबंधन होने के कारण ही बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप तो कान्हा का भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं सर, और ये भी हमने सुना है कि पहली जो टाइगर फिल्म थी मध्य प्रदेश में, वो भी उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी बनवाने में। जी जी, कोशिश हमारी रही है शुरू से कि इनको, जानवरों की अच्छी चीजों के बारे में लोगों को जागरूक किया तो वो जाए। फिल्म बनाने का कॉन्सेप्ट कैसे आया सर आपके जहन में?
फिल्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि जो हर इंसान में एक जागरूकता, मतलब मन में एक जिज्ञासा होती है कि वो ये जानना चाहता है कि ये जानवर कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे शिकार करते हैं, या बाकी के टाइम इनकी क्या गतिविधियां हैं। तो इनको जानने के लिए कुछ ना कुछ तरीका क्यों, और इनका स्वभाव बड़ा शाय है, तो जब भी कभी सामने इंसान या कोई भी चीज पड़ेगी तो वो अपने आप को हटा लेगा, वो दिखेगा नहीं, आप देखिएगा बिल्कुल। इसीलिए फिल्म के माध्यम से, चूंकि कैमरे ऐसे जगह लगा दिए जाते हैं कि बाद में फिर जब वो नेचुरल वे में अपनी गतिविधियां करते रहते हैं और कैमरा कैद कर लेता है। जैसे आप देखिए कि डैन के अंदर वो जब जाता है अपनी मान में, शेर की मान जो होती है उसमें जब वो जाता है तो कैसे आराम करता है, या कैसे वहां पे अपना बाकी के काम भी वो बहुत सारी चीजें करता है। जैसे अपने नाखून साफ करने का उसका काम है, तो वो किस तरह से पेड़ों से खरोच के अपने नाखून साफ करता है। इस तरह की जो चीजें हैं ये आपको नॉर्मल केस में देखने नहीं मिलेंगी, परंतु आपके कैमरे के माध्यम से ये सब देखने मिलता है। तो काफी लंबा समय लगा होगा सर इसमें। इसीलिए बहुत समय लगता है इस काम में भी, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करना। बिल्कुल। तो ऐसे में ही वो चीज कलेक्ट होती है, और जब दिखती है तो लोगों की जिज्ञासा अचंभित हो जाते हैं, और अचंभित भी हो जाते हैं। बिल्कुल सर, कान्हा टाइगर रिजर्व में आप रहे हैं जी। तो ऐसे में ऐसे कोई केस जो आपको लगता हो कि ये मेमोरेबल है हमारे लिए, कि टाइगर से जुड़े हुए, वो हम हमारे दर्शकों को सुनना चाहेंगे जरूर। एक बार मेरे साथ ही बड़ा वाकया हुआ था, जो हमारे वर्तमान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है श्री सुब्रंजन सेन साहब, और हम दोनों उस समय डिप्टी डायरेक्टर थे वहाँ, हम दोनों कान्हा के पास में ही रोड पे खड़े होकर वो चर्चा कर रहे थे जिप्सी के सामने। तो चर्चा करते करते पता भी नहीं चला, और मेरी पीठ थी, साहब देख रहे थे, तो साहब ने धीरे से इशारा किया कि साइड में चलो, मतलब इशारा से उन्होंने बताया। जब मैं मुड़ के साइड में चला गया तब समझ में आया कि सामने तो टाइगर खड़ा हुआ था, और वो मुश्किल से 10 से 12 फीट की दूरी पे हम थे। हालांकि वो जैसा कि उसका रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं हम, रॉयल नेचर है, उसने कुछ नहीं, हमारी तरफ एक झलक से देखा और आगे बढ़ गया वो अपना। तो ऐसे भी कभी कभी इंसिडेंट्स होते हैं, बट अच्छे प्रेजेंट इंसिडेंट्स हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कान्हा में तो बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत ज़्यादा उसको सुरक्षित रखने के लिए सभी लोग प्रयास करते रहते हैं। मानसून की फुट पेट्रोलिंग हो, या हमारे पेट्रोलिंग कैंप्स होते हैं जिसमें रात भर सोने का, हमारे सभी लोग रात्रि में वहीं विश्राम करते हैं, जंगल के अंदर सिर्फ झोपड़ी बना के रहते हैं, उसमें हम लोग उन बढ़िया बांस की अपनी बेंच सरी की बना देते हैं, परमानेंट रहती है। तो जब गश्ती में हम लोग की वहाँ ड्यूटी लगती थी, अपने जाते हैं तो वहाँ अपने वहीं खाना बनाया, खाया और सो गए। तो खास करके मानसून बहुत सेंसिटिव होता है, और उस समय क्योंकि गाड़ियाँ चल नहीं पाती हैं, तो बरसते पानी में या जो भी स्थितियाँ हैं उसमें अपने पैदल के टाइगर के जो बेबीज होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो सर उनको संभालने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है कि नेचुरल उसी एटमॉस्फेयर में वो रम जाते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं? ये भी एक बड़ा अच्छा वो है। थोड़ा सा इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये कुदरत की चीजें बड़ी मतलब अचंभे वाली होती हैं। जैसे कि टाइगर में जो उसका गेस्टेशन पीरियड है, जो गर्भकाल कहना चाहिए टाइग्रेस का, वो सिर्फ 90 दिन का है। और आप ये देखिए उसके बाद 90 दिन, चूंकि उसको शिकार भी करना है टाइग्रेस को, अपना भोजन भी भरना है, पेट भी भरना है भोजन के थ्रू, तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि वो बहुत ज्यादा वजन के साथ रहेगी तो शिकार करना उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा, उतनी दौड़ भाग नहीं हो पाएगी। इसीलिए कुदरत ने इसको 90 दिन का गर्भकाल दिया है, गेस्टेशन पीरियड। और जब वो जन्म देती है बच्चों को, उसके बाद से अपने पास 2.5 साल तक, 2 से 2.5 साल तक रखती है, और वो एक एक चीज उसको सिखाती हुई जाती है, और उसको 2 साल, 2.25 साल में पूरा परिपक्व बना देती है, और उसके बाद फिर वो अपने से दूर कर देती है। तो जो उसका ट्रेनिंग कोचिंग का पूरा टाइम है वो लगभग 2 साल जो होता है, यानी वो शुरू में तो आंख भी नहीं खुलती हैं इनकी जानवरों की, वहां से शुरू करते उसको शिकार करने तक, फुली इंडिपेंडेंट बनाने तक पूरा ट्रेनिंग वो माँ अपने उसमें देती है टाइग्रेस, और इसीलिए ये फिर आगे फर्दर उसमें कैरी ऑन कर जाते हैं। तो थोड़ा सा कठिन टास्क है इनको मतलब मॉनिटरिंग करना पड़ती होगी फिर मामले को। बिल्कुल करना पड़ती है। और आजकल अभी टाइगर रिजर्व्स में तो हम
उनके साथ करते हैं मॉनिटरिंग, हाथियों के साथ में करते हैं। और बाकी का जो जनरल उसमें है वो अलग तरह से हम अपने कैमरा ट्रैप्स के माध्यम से यहाँ भी फुट पेट्रोलिंग करा के, जैसे भोपाल में अब ये सब चीजें नहीं है, बट बच्चे तो आ ही रहे हैं यहाँ पे। अभी जैसे हमारे पास लगभग 17 बच्चे हैं भोपाल में अकेले। अच्छा। तो उनके लिए भी हमने वही कैमरा ट्रैप, पगमार्क इम्प्रेशन पैड, या हमारे सीसीटीवी सॉरी ये जो ई सर्वेलेंस सेंटर्स हैं उनके माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते रहते तो हैं। आपकी टेरिटरी से ये बाहर कैसे चले जाते हैं? जैसे आपने जो अनुमान लगाते हैं आप, चलिए वन अमला जो आपके अंडर में रहता होगा उसमें तार फेंसिंग भी करते हैं आप, पूरी चौहद्दी भी बनाते, फिर भी वो सड़क पर नजर आते, कभी कहीं नजर आते। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह जब मूव करते हैं तब दिखते हैं आपको। अच्छा। और वैसे वो जंगल के अंदर ही रहते हैं। अंदर जब रहते हैं तो उनकी अपनी गतिविधियां चलती रहती हैं, वो आपको नजर भी नहीं आती हैं। परंतु जब वो जैसे एक जगह से दूसरे जगह जब मूव करेंगे तो मूव करने के लिए उनके पास रास्ता आपका टार रोड ही है। तो उस जनता को क्या संदेश देंगे आप, जो पब्लिक डरती है कि टाइगर एक बार दिख गया उस रास्ते से निकलना बंद कर देते कुछ लोग? तो सर हमारा ये कहना है कि जहां भी आपको टाइगर दिखे, जिस रास्ते पे दिखे, आप अपने आप को अलग कर लीजिए, थोड़ा सा दूर कर लीजिए उससे कन्फ्रंटेशन में मत जाएं, और ना उससे सेल्फी बनाएं, ना उससे साथ रील बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात। ये बड़ी आपको जख्मी कर सकती है, या इवन फेटल तक जा सकते हैं हम। तो इसलिए इन सब रिस्क को हम ना लें और उस इलाके से हम दूर हो जाएं। आप थोड़ा सा अपनी दूरी बना लें, अपने आप टाइगर मूव कर जाएगा, उसको आप में कोई रुचि नहीं है। लेकिन जब तक आप छेड़ोगे उसको, अब आप अगर छेड़ेंगे तो वो फिर बटने चले। तो उनका एक अपना सेफ जोन होता है, सेफ्टी जोन कहना चाहिए। उस जोन के अंदर 8-10 फीट 15 फीट जो है उसमें अगर आप आ गए तो फिर वो आपको नहीं छोड़े, क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा है। भोपाल में दोबारा आने से पहले आप जो है कई कंपनी में काम किया आपने, लेकिन उससे पहले जो आपका अनुभव रहा सर इस वन अमले को, वन विभाग को लेके, कि छिंदवाड़ा भी आप रहे, फिर बुधनी भी आप रहे, तो ऐसे ये जो अनुभव हुए जी डिफरेंट जगह जाके, वो क्या क्या हुए? क्या ऐसा मिला आपको कि जिससे लगा कि नहीं, ये जो हमने ज्वाइन करने की सोची थी, इस वन विभाग में नौकरी करने की सोची थी, ये बिल्कुल ठीक सोचा था कि कम से कम नेचर से टच में है? ये बात तो सही कहूंगा मैं कि बहुत कुछ सीखने मिला, और हर जगह का अपना एक अलग अनुभव है। बुधनी का एक अपना अलग अनुभव है, छिंदवाड़ा का दूसरा अनुभव है, कान्हा का तीसरा अनुभव है, और कुछ ना कुछ हर चीज जुड़ती चली गई इनमें। आज जो भी हम गतिविधियां या जो निर्णय हम लेते हैं, तो ये इतने सालों के अनुभव कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे सीखते हुए ही यहाँ तक पहुंचे हैं। और कोशिश ये रहती है कि जो निर्णय हो, जो भी हम डिसीजन लें, इनको इम्प्लीमेंट करने, इनको बचाने, इनको काम में, वो इतने व्यवहारिक हों, इतने सटीक हों कि गलती की गुंजाइश ना हो। जंगल सिमटते जा रहे हैं ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग, तो क्या वास्तव में आपकी नजर में क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? मेरे हिसाब से ये नहीं सही है। जंगलों की स्थिति में बढ़ोतरी हुई है, जंगलों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा। मैं आपको भोपाल की ही बात बोलूंगा, जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं या यहाँ के जो रहवासी लोग हैं, जब मेरी कभी चर्चा हुई है फोरम्स पे कई, उसमें वो ये कहते हैं कि चंदनपुरा का जंगल पहले इतना घना नहीं होता था। आज बाघ के आने के बाद से, टाइगर के जब से मूवमेंट्स काफी बढ़े हैं, हमारी 18 किलोमीटर की फेंसिंग लगी है, उसके बाद से जब से ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हुआ है, इस जंगल की क्वालिटी में बहुत फर्क आ गया है। काफी अच्छा और घना होता जा रहा है। ग्राउंड फ्लोरा पहले लोग जागरूक हो रहे हैं जल जंगल जमीन की ओर, बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं, और इस जागरूकता का ही परिणाम है कि अब आप देखिए बहुत सारी चीजों में कमी आई। जैसे मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा जी। हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है। हमारा एक ऑब्जर्वेशन था जब मैं होशंगाबाद में पोस्टेड था, तो इटारसी में जलाऊ लकड़ी की डिमांड बहुत होती थी, क्योंकि बहुत सारे ढाबे हैं, होटल्स हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ 95-96 के आसपास की बात। उस समय गैस का उतना चलन नहीं था, कमर्शियल भी और डोमेस्टिक में भी, तो लोग जलाऊ के तौर पे लकड़ी का इस्तेमाल करते, और वो सिरबोझा जो था सरकार ने उसको अलाउ कर रखा था, तो आता था, हम लोग भी कई बार जूझते रहते थे, उनको समझाते रहते थे, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे, और वो सतत चल रहा था। परंतु कुछ समय बाद जब सरकारों ने निर्णय लिए कि हमें गैस लोगों को उपलब्ध कराना है, ठीक बात, और जब से गैस चूल्हा आया है, आप विश्वास नहीं करेंगे,
आज चाहे आप इटारसी की बात करें, चाहे आप सौंसर गांव में चले जाएं या किसी और गांव की भी आप बात करेंगे, तो जलाऊ के सिरबुजों में बहुत ज्यादा कमी आई है। और उसका रिजल्ट ये है कि जो जंगल में काट के ला रहे थे पेड़ों को, वो चीज अब कम होने लगी। ठीक बात। लोगों को उतना पैसा नहीं मिलता इस काम को करने के पीछे, मेहनत ज्यादा होती है, तो लोगों ने भी इस काम को छोड़ दिया है। तो इस कारण से जंगल की अपने आप में गुणवत्ता में परिवर्तन हुआ है। बाघ संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं सालों से, आपने जैसा जिक्र किया। अभी भी जरूरत है सर इसकी? यह तो हमेशा रहेगी। कारण उसका यह है कि अभी ये स्टेबल नहीं हुई है पॉपुलेशन। जैसे आप देखें, अभी खिवनी में नए बाघ दिखना शुरू हुए। दरअसल जो भोपाल में जो बाघ के बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब वो भोपाल तो रहते नहीं है। जैसे ही बड़े हो जाते हैं 2.5 साल 2 साल के बाद अपनी नई टेरिटरी की सर्च में जाते हैं। रातापानी ऑलरेडी सैचुरेटेड है। रातापानी में भी आप वहां पे जी मैं रहा हूँ, वहां अब करीब करीब सभी की टेरिटरीज फिट हो गई हैं, तो नए बाघ वहां इंट्रोड्यूस नहीं हो पा। तो पर्यटन की दृष्टि से अब वो जो है वो देवास की तरफ, थोड़ा सा आपने भी बीच में सुना होगा कि इवन महू में भी टाइगर देखा गया है ना। तो ये दरअसल ये अपनी नई टेरिटरीज ढूंढते जा रहे हैं और नई जगह अब जाके स्टैब्लिश कर रहे हैं। अभी खिवनी इस अभ्यारण्य जो है उसमें इस साल जो है एक टाइगर टाइगरेस दोनों की प्रेजेंस थी, साथ में उनके 4 नए बच्चे भी थे, वो भी स्टैब्लिश होने लगे। तो मेरा ये कहने का आशय है कि अब बाघ अपनी नई नई टेरिटरीज में, तो उनके संरक्षण की दिशा में अभी और जरूरी है और उसके लिए लोगों को जागरूक करने का काम बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपसे एक बताना चाहूंगा, हम भी अपने आसपास की जो पब्लिक है, स्कूल्स हैं खास करके, वहां के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को जागरूकता के कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी भी हमारा इस इंटरनेशनल टाइगर डे के पहले 22 जुलाई से 27 जुलाई तक हमने काफी मतलब पूरे रूरल जो स्कूल्स थे उनमें कवर किया। वहां जा जाके हमारे एक्सपर्ट्स ने फिल्म क्या बताते हैं सर? बेसिकली उनको इनकी हैबिट्स के बारे में बताते हैं, आपको कैसे बचाव करना चाहिए, अपने आप को दूर करना चाहिए वो बताते हैं, उनको फिल्म्स भी दिखाते हैं। और खास करके कोशिश करता हूं मैं कि भोपाल के आसपास बनी हुई फिल्मों को दिखाया जाए। अच्छा। तो जब अपने एरिया की चीजों को देखते हैं, टाइगर के तो लोकेशन पर भी नजर रहती है। लोकेशन के साथ साथ उनको अपने आप से जोड़ने में आसानी होती है। इसके साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्या होता है कि जब टाइगर का मूवमेंट होगा, जब टाइगर का मूवमेंट होता है तो कोई किल हो या कोई चीज हो, तो ये खुद ही गांव वाले बच्चे जो हैं या उनके माता पिता हैं, वो हमें सूचना भी भेजते हैं, साथ ही उसकी रखवाली करने लगते हैं। और वो जो भी किल होगा, अगर कैटल किल है खास करके गाय या बैल का या भैंस का, तो उसको हम मुआवजा भी देते हैं। अच्छा। सरकार के प्रावधानों के अनुरूप। मतलब ये जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, हमें हमारे साथ जुड़ जाते हैं बेसिकली। आपने सर बीच में ब्रेक भी लिया और एक फरलो योजना स्कीम जो भी हो उसके तहत आप फिर अंबानी ग्रुप में भी गए, क्यों सर? क्या मतलब क्या वहां पर मैनेजर की भूमिका भी रही? तो क्या इसी से जो वन विभाग से रिलेटेड कुछ था या फिर और कुछ डिफरेंट काम था वो? जीवन में सब अपना अच्छा मतलब बेस्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं अपॉर्चुनिटीज को अवेल करूं। और वो जो दौर था, आपको याद होगा कि 2002 के आसपास से लेके मतलब प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छा उछाल आया था, नई नई नौकरियां भी आ रही थी। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं भी एक अपॉर्चुनिटी लूं। और फॉर्चुनेटली मुझे ये, चूंकि फरलो स्कीम आई हुई थी, इसमें काफी उन्होंने एक VRS जैसी ही स्कीम थी, तो कोशिश ये थी कि भाई 5 साल में आप अपने आप को कहीं स्टैब्लिश कर सकें। तो मैंने भी एक चांस लिया कि क्यों ना ये काम किया जाए। इसी दौर में फिर मैंने ये काम किया। तो चूंकि कंपनीज को भी जरूरत रहती है वहां जाने पे। क्या सर क्या था वर्क वो? वहां पे बेसिकली प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने का काम होता है, और उसमें भी जो सरकार के नियम कायदे हैं उनके अनुरूप प्रोजेक्ट्स को बनवाना, जमीनों को लेना, उनके क्लियरेंसेस को लेना, ये जो काम होता है ये भी काफी बड़ा काम होता है। फिर आप मतलब फिर आप एडवोकेट भी बने। इसके बाद फिर मुझे 2010 में जब NGT एक्ट आया, तो मुझे लगा कि मेरा डोमेन नॉलेज बहुत अच्छा है। अच्छा। क्योंकि मैं फॉरेस्ट के पूरे रूल्स रेगुलेशन में मास्टर था, साथ ही एनवायरमेंट का भी मैं बहुत काम करता था जी। प्राइवेट में तो करना ही पड़ता था वहां पे। तो इसलिए मुझे लगा कि ये शायद ट्रिब्यूनल का गठन मेरे हिसाब से हुआ है, तो क्यों ना मैं इसमें एडवोकेट के रूप में अपना काम करूं। तो मैंने फिर लॉ किया, और लॉ करने के बाद में फिर मैंने 2014 से फिर
ये विजन था कि एक डिटर्मिनेशन था कि नहीं मुझे तो ये ठीक है, जो ठीक लगा वो आगे बढ़े? जी, अब समय के साथ नई अपॉर्चुनिटीज, जैसा कि आपने देखा, मैं बताया कि भाई पहले प्राइवेट सेक्टर मुझे समझ में आया, फिर मुझे लगा कि नहीं, लॉयर होके काम करने में और अच्छी बात होगी और मेरे लिए आगे अच्छा आगे बढ़ने का चांस है इसमें, क्योंकि एनजीटी एक्ट इसी काम के लिए आया था। तो इस एनजीटी एक्ट के अंतर्गत मैंने कहा अपने आप को डेवलप करूं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट उसके लिए लॉ थी। तो मैंने एलएलबी किया चौधरी चरण सिंह मेरिट यूनिवर्सिटी से, और करने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। जब आपने बीआरएस लिया तो आपके सीनियर अधिकारी क्या बोले कि भाई ये नहीं ठीक है आपके लिए? ज्यादातर लोग तो मना ही कर रहे थे। जब मैंने फॉरलो लिया तब भी मुझे घर से भी विरोध था, पिताजी से भी, बाकी और भी भाई बहनों से। तो क्या उनका ये था कि भाई आपको लगी बंदी सरकारी नौकरी है, क्यों आप ऐसा करना चाहते हो प्राइवेट में जाके? और लोगों को ये रहता कि प्राइवेट की नौकरी थोड़ा अच्छे नजर से नहीं देखते हैं कि कभी भी आपको कोई हटा सकता है, ऐसी कुछ है। सरकार में तो बंधन है कि भाई आपको रिटायरमेंट पे ही अलग होगा, उसके पहले आप अब आप सर भोपाल के एक बड़े जिम्मेदार पद पर हैं, और ऐसे में जो भोपाल के आसपास का क्षेत्र हरा भरा, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग कहते हैं कि राजधानी बहुत हरी भरी है मध्य प्रदेश की, और क्या वन अमला और क्या कुछ नया कर रहा है यहाँ पर जिससे ये लगे कि नहीं अब और कुछ आगे होने वाला है? जैसे एक हम लोगों ने अभी, मैं पर्यावरण वन मंडल के चार्ज में भी हूँ जी, तो इसमें भी हम काम करने में लगे हुए हैं। और अभी एक साल पहले ही भोपाल का जो तालाब है, इसके आसपास में राजधानी परियोजना के द्वारा लगभग 1100 हेक्टेयर जमीन में 11 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो चारों तरफ है इसके कैचमेंट की, उसमें वृक्षारोपण का काम किया गया था। और चूंकि वो सन 83 से चल रहा था, तो अब उसको मरम्मत की, दुरुस्ती की जरूरत थी और उसको फिर से एक बार अच्छा करा जाए, तो इसलिए हमने सरकार से गुजारिश की थी। सरकार ने वो जमीन पुनः वन विभाग को दी है। आपके ही कार्यकाल में बहुत सारे अचीवमेंट हैं सर। आप पूरा जो वन विभाग का कार्यालय है वो भी आपके वन भवन का और वन मेले का आयोजन भी एक यूनिक तौर से आपके उसमें हुआ। फिर बड़ा वन मेला होगा जी, अभी हम दिसंबर में करने जा रहे हैं। तो इसको जो वन विभाग का जो कार्यालय है उसमें क्या मतलब कहीं रुकावट समझ में आ रही थी क्या बनने में या फिर शिफ्ट होने में? ऐसा तो नहीं, बट हाँ कुछ छोटे छोटे अवरोध तो थे ही उसमें, और उन अवरोधों को दूर करके वरिष्ठ अधिकारियों का भी पूरा सहयोग रहा। नीचे हम लोगों ने प्रॉपर प्लान करके उन सब अवरोधों को दूर करने की अपनी जो अभी नया वन मेला हुआ उसमें क्या कुछ खास प्लानिंग? औषधि के ऊपर ज्यादा जोर रहेगा इस बार, वन औषधियों के ऊपर, कि उनका विक्रय कैसे सुनिश्चित किया जाए। खास करके जो कंपनीज में इसको प्रॉपर चैनलाइज करके उनको बेचा जाए, जिससे कि हमारे समितियों को या गांव वालों को या वनधन केंद्र जो है प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप उनको भी स्ट्रेंथन किया जा सके और एक अच्छा उनको अवसर मिल सके, ये उसके पीछे एक रहेगी। चलिए सर, हमारे दर्शकों को कुछ संदेश आप देना चाहते हो तो? दर्शकों को मैं यही अनुरोध करूंगा कि जैसा आप अपना जीवन अच्छा जीना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके आसपास का वातावरण भी खुशहाल रहे, हरियाली के साथ हो, और साथ में अगर जीव जंतु हैं तो उन्हें भी जीने का पूरा अवसर मिले, उनको भी आप एक अच्छी इस काम में भी सहयोग दें कि भले ही आप अपने कुछ मतलब कहना चाहिए कि डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, पर मॉरल सपोर्ट कम से कम एटलीस्ट आपका हो इन वन्य प्राणियों के संरक्षण में, तो वो बहुत जरूरी होगा और वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस विशेष अवसर पर हमसे खास बातचीत की और अपने जो संस्मरण है उनको हमसे साझा किया। तो ये थे देखिए आलोक पाठक जी, और सबसे अहम चीज है कि काफी जगह इन्होंने काम किया है। इनकी प्रोफाइल देखकर आप समझ सकते हैं कि इनका अनुभव कितना होगा। उन्होंने सारे अनुभव हमसे शेयर किए और बाकी संदेश भी दिया कि वनों को संरक्षित करें और वन्य प्राणियों को भी जीने का अधिकार है, उनको उनसे भी फ्रेंडली होने की कोशिश करें, लेकिन दूर रहकर, ज्यादा पास रहकर नहीं, घातक हो सकता है आपके लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।